नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आज होप है कि मुझे आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सही सलामत होंगे, अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी, तैयारी भी हो रही होगी, मौज मस्ती से अच्छे से पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, मौज मस्ती से ही पढ़िएगा तभी आप लोग सफल हो पाएंगे। हर एक चीज़ें नहीं है कि 12 का 12 घंटा पढ़ते रहो पढ़ते रहो। पढ़ने का सही तरीका आप लोग नहीं जानते हो तो मेरे वीडियो को जा करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा वास्तव में कि क्या चीज़ है पढ़ाई। और घंटे को मैनेजमेंट करना कैसे, आपको 24 घंटे को मैनेजमेंट करना है उसके बारे में मैं बताया हूँ। सब चीज़ें मैं बताया हूँ आपको। अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है, कम समय में कम टाइम है आपके पास, तो सब चीज़ें जा करके देख लीजिएगा एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि कोई घबराने की कोई बात नहीं मेरे भाई। जब सारे समस्याओं का हल सूरज सर आपके पास हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। मैं आपको पूरी विश्वास के साथ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग अगर मेरे साथ अगर ऐसा ही साथ देंगे, आप लोग वास्तव में कह रहे हैं एलएलबी या एलएलबी से रिलेटिव कोई जानकारी चाहिए या कोई दिक्कत होगी या कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटिव कोई चीज़ में, यूपीएससी, एसएससी, एसएससी, कोई भी एग्जाम ए टू जेड, मैं आपके साथ हूँ। बाकी एलएलबी के स्टूडेंट के लिए ये सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो लोग होंगे एलएलबी के फर्स्ट ईयर सेमेस्टर या जो भी होंगे, जहाँ भी पूछेगा तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से, कई लोगों का क्यूरी है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए, और मैं वादा भी आपसे किया था कि आपको हर एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपको एग्जाम से पहले मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का टॉपिक है, तो चलिए आप लोग सही से पढ़िए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है इसलिए, क्योंकि फुल क्वेश्चन है। व्हाट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, चलिए देखते हैं। आपको डिफिनेशन बता देते हैं इंग्लिश में पहले, इसके बाद हिंदी में। An important element of the valid contract is the parties to the contract should have the capacity to enter into a contract. Capacity here means competence of parties to enter into the valid a contract. a valid contract, ये चीज़ें कह रहा है। अब देखिए हिंदी में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके कि वह अध्ययन वयस्कता की आयु का हो तो सुस्थित चित्त का हो और किसी विधि द्वारा जिसके की गई हो वह अध्ययन है, संविदा करने से अंतर्विहित नहीं है, संविदा करने के लिए सक्षम है। जैसा कि दोस्तों, विकृचित नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए लड़का, उम्र होनी चाहिए उसकी जो संविदा करता है, वयस्कता होनी चाहिए जो एज होती है, और विधि के अकॉर्डिंग। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में देना होगा, तभी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं मेरे भाई, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप लोग। ये तीन चीज़ें होना चाहिए। आप क्या किया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आपको विधि के विरुद्ध होना चाहिए, मतलब कानून के दायरे में रह करके काम करना चाहिए। नंबर 2, आपको पागल नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 है, आपको एज होना चाहिए। आपका एज होना चाहिए कि 18 साल से लगता है कैपेसिटी की, 21 साल से लगता है, आपकी एज होनी चाहिए, तब आप कैपेसिटी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के एलिजिबल है, नहीं तो आप लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट जो करेंगे इलीगल माना जाएगा। ये चीज़ें कह रहा है ये डिफिनीशन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप। ऐसी कोई सी पार्टी है जो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। देखिए कौन कौन नहीं सक्षम है, वयस्क, ये मीनर्स, इसके बाद पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड, स्वस्थ चित्त व्यक्ति, ये नहीं कर सकते। ये चीज़ें आप लोग कर, मतलब जो ये इसमें रहेगा वो कर सकता है, जो इसमें नहीं रहेगा वो नहीं कर सकता। जैसे इसके बाद दिया है, व्यक्ति जो विधि द्वारा आप योग घोषित किया गया हो। देखिए ये भी ये चीज़ें होना चाहिए। वयस्क कौन है, अब देख लीजिए, अब हम लोग जानेंगे वयस्क वास्तव में कौन है। तो देखिए, आंग्ल विधि के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति 21 वर्ष की उम्र कर लेने के बाद वयस्क माना जाता है, परंतु भारतीय विधि में वयस्कता विधि अधिनियम की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु होने पर वयस्क समझा जाता है, तथा वह व्यक्ति जिसके शरीर व संपत्ति सुरक्षा के लिए न्यायालय के द्वारा संरक्षक और प्रतिपालय अधिनियम के अंतर्गत संरक्षक की नियुक्ति की गई है, वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी वयस्क माना जाता है। ये चीज़ें हैं दोस्तों, देखिए आप लोग समझ चुके होंगे। विधि जिसके वह अधीन है, व्हाट इज द, देखिए लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, क्या चीज़ें हैं देखिए। वयस्कता की आयु व संविदा करने की योग्यता का निर्धारण उस विधि के अनुसार होता है जहाँ का वह आदिवासी हो, जहाँ का वह निवासी हो। देखिए प्रेजेंट टाइम में लॉ ऑफ डोमिसाइल, जहाँ का उसका जो भी प्रमाण पत्र जो चीज़ें बना हो, जहाँ का वो निवासी हो, वहाँ के अनुसार, वहाँ के कानून के अनुसार वो करेगा, है ना कि उस स्थान की विधि के अनुसार जहाँ पर संविदा की जाती है। संविदा की जाती है, जैसे आपका घर लखनऊ में है प्रेजेंट टाइम में, बाय द वे, और आप जाकर के मुंबई संविदा कर रहे हैं तो वहाँ मुंबई का वो नहीं लिया जाएगा आपका एड्रेस। जहाँ आप
आपका मुंबई का कानून नहीं, यहाँ जो आप जहाँ के प्रेजेंट टाइम का उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये चीज़ें कह रहा है। केस लॉ देख लीजिए। कसीबा बनाम श्रीपत वाद में कहा गया, कसीबा एक हिंदू विधवा 16 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम आयु की थी। उसका पति ब्रिटिश भारत का अधिवासी था। पति की मृत्यु के पश्चात वह कोल्हापुर में एक ब्रिटिश भारत के बाहर था निवास करती थी। उसने वहां एक बांध निष्पादित किया। उत्तरदायित्व की मान्यता के विषय में प्रश्न उठने लगे कि कसीबा कोल्हापुर की विधि के अनुसार शासित होगी या ब्रिटिश भारत की विधि के अनुसार, क्योंकि पत्नी का आदिवास पति के आदिवास से निर्धारित होता है मेरे भाई। जैसे कि आप किसी शादी किसी से जात से किसी दूसरे जात से कर रहे हैं तो लड़का जो रहता है उसी के जात का माना जाता है। ये चीज़ें जब तक कि उससे परिवर्तित ना किया जाए। कोल्हापुर के विधि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 16 वर्ष आयु का कर लेने पर वयस्क होता है। यदि वह वयस्क पूरा है तो बांड के प्रति उत्तरदायित्व है, नहीं तो नहीं है। न्यायालय ने निर्णय दिया संविदा करने की क्षमता आदिवास के विधि के अनुसार नियमित होती है, ना कि उस देश के विधि के अनुसार। दोस्तों ये चीज़ें कहा गया। देखिए आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ जो मैं पहले बताया हूँ आपको। जहाँ पर संविदा की गई है पति के आदिवास आधार पर वह ब्रिटिश भारत की आदिवासी होने के कारण बांध के प्रति उत्तरदायी नहीं है मेरे भाई, ये जान लीजिए। वहाँ ब्रिटिश रूल का उत्तरदायी नहीं है। यहाँ जो आपके प्रेजेंट टाइम में जहाँ आ रहे हैं उसके रूल उत्तरदायी होंगे। होने के कारण देखिए, क्योंकि ब्रिटिश भारत में वयस्कता की उम्र 18 वर्ष है, ये भी जान लीजिए मेरे भाई। यहाँ 16 वर्ष है उम्र आपके यहाँ इंडिया में, और इंग्लैंड में 18 वर्ष उम्र होने के बाद आपको वयस्क माना जाएगा। तो यहाँ दिक्कतें होंगी, ये न्यायालय ने जो दिया। देखिए इसके बाद अवयस्क की संविदा की प्रकृति, नेचर ऑफ जो है मेरस कॉन्ट्रैक्ट्स देख लीजिए। अंग्रेजी विधि के सामान्य नियम है कि अवयस्क साथ की गई संविदा अवयस्क विकल्प पर शून्य करड़ी होता है मेरे भाई। देखिए ये अंग्रेजी विधि के अनुसार है कि अवयस्क के साथ करार की गई संविदा जो है शून्य ही होगी, वास्तव में शून्य होगी। जब वो चीज़ है ही नहीं, वो उसके पास वो एलिजिबल नहीं है, 3 चीज़ें नहीं है, तो वो नहीं संविदा नहीं कर सकता। परंतु कुछ ऐसी भी संविदाएं हैं जो शून्य होती हैं। देखिए इनफैक्ट रिलीफ एक्ट 1874 के अनुसार निम्न संविदा पूर्णतः शून्य होती है। देखिए पूरी तरह शून्य हो जाती है। जैसे उधार लिए गए धन या उसके देने की संविदा। दूसरा पॉइंट है जीवन की आवश्यकता के अलावा अन्य वस्तु के प्रदाय की गई संविदा। तीसरा पॉइंट है लेख संबंधी संविदा, ये भी लिख करके। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 11 के अनुसार आवश्यक संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि आवश्यक ने संविदा कर ली है तो उसका क्या परिणाम होगा। ये चीज़ें नहीं कही गई है मेरे भाई। सिर्फ इस ऐसा किया गया है कि आपका आवश्यक अगर संविदा नहीं कर सकता, संविदा करने का हकदार नहीं है, सेक्शन जो है 11 में कहा गया है, लेकिन ये पूरी तरह डिसाइड नहीं है कि उसका परिणाम क्या होगा आगे चल करके। चलिए भारत के 1903 में इस विवाद पर प्रश्न उठा कि आवश्यक की संविदा शून्य या शून्य करड़ी है। दोनों मामले में देखिए मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष, इस केस में आप लोग को कहा गया, इस केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये केस आएगा ही मेरे भाई, ये क्वेश्चन आएगा भाई 200% गारंटी के साथ। मैं प्रीवी काउंसिल ने सदा के लिए यह तय कर दिया कि आवश्यक की संविदा पूर्ण रूपेण शून्य तथा आरंभतः शून्य है, ना कि शून्य करड़ी। धर्मदास घोष 21 वर्ष से कम का आवश्यक था। अदालत ने उसकी मां को संरक्षिका के रूप में नियुक्त किया। आवश्यक ने कलकत्ता के प्रमुख साहूकार बहदत्त को अपना मकान बंधक रख कर 20,000 रुपये का एक बांड निष्पादित किया, जिसमें साहूकार ने 8,000 रुपये नकद दिया। इस व्यवहार के पूर्व संरक्षिका ने धर्मदास की आवश्यकता की सूचना साहूकार के अटॉर्नी केदारनाथ को दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी बांड निष्पादित किया गया। आवश्यक की तरफ से वाद प्रस्तुत किया गया। बंधक के समय आवश्यक था, इसलिए उस विलेख को विरस्त किया गया। इस केस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते मेरे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन ही केस ही पूछ लेता है। प्रथम न्यायालय में अस्थर जेनकिन ने आवश्यक द्वारा मांगे गए उपचार को प्रदान किया। ब्रह्मदत्त के द्वारा अपील किए जाने पर अपीलीय न्यायालय ने वाद को निरस्त कर दिया। इसी बीच ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई। फिर प्रिवी काउंसिल ने अपील की गई, फिर उसमें अपील की गई, फिर उसकी पत्नी ने वाद में हिस्सा लिया। इनके तरफ से निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए। सेक्शन 64 देखिए, जब कोई भी संविदा शून्य करड़ी है तो पक्ष उसे विखंडित करना चाहता है, तो यदि उसने दूसरे पक्ष से संविदा के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है तो वह यथाशक्ति उस लाभ को वापस करने होगा। देखिए
अगर आप किसी से संविदा कर रहे हैं, अब प्रेजेंट टाइम में संविदा टूट जाती है या कुछ हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाए, विखंडित कर रहे हैं, जैसे आप ही संविदा किए हैं, आप ही विखंडित कर रहे हैं और आप उससे पैसा लिए हैं कुछ, तो आप वो पैसा देने के लिए बाध्यकारी होंगे मेरे भाई। उस पैसे को देना पड़ेगा आपके दोस्त को, यार को, जो भी चीज़ें जिससे भी आप संविदा किए होंगे। फिर भी काउंसलिंग ने तर्क को अमान्य करते हुए यह उत्तर दिया कि अवयस्क की संविदा शून्य होती है, शून्य कर दी नहीं। यह धारा उन व्यक्तियों के प्रति लागू होता है जो सक्षम हो तथा उनके द्वारा संविदा शून्य कर दिया जाए। लेकिन इसमें कहा गया है कि प्रीवी काउंसलिंग में कि अवयस्क संविदा शून्य होती है, शून्य करनी नहीं होती मेरे भाई। शून्य हो सकती है, शून्य करनी नहीं होता, बहुत बड़ा डिफरेंट है। इसी में लोग घचपचा जाते हैं, इसमें लोग जो है नहीं समझ पाते ये दोनों लैंग्वेज को। शून्य और शून्य करनी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, इतना जान लीजिए। सेक्शन 65 देखिए, जब कोई करार शून्य पाया जाता है तो या कोई संविदा शून्य हो जाती है। जब कोई व्यक्ति ना ऐसे करार या संविदा के अधीन कोई लाभ प्राप्त किया है तब वह उस लाभ को जिससे उसने प्राप्त किया है वापस करने का, उसके लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य होगा मेरे भाई। ये भी देखिए 65 ने पहले मैं बता दिया हूँ आपको, 65 में दिया गया है, देना पड़ेगा आपको। प्रीवी काउंसलिंग देख लीजिए, काउंसिल, यह धारा अवयस्क की संविदा में लागू नहीं होती है क्योंकि अवयस्क की संविदा आरंभ शून्य होती है, पहले से शून्य होती है, जो तो कहाँ लागू होगी, वो जान रहे हैं। जब पहले से वो जीरो होगी तो कहाँ से वो लागू होगी, तो कोई धारा ही ना लागू होगी। वाद में शून्य पाए जाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। सेक्शन 41 देखिए आप लोग, जब किसी विलेख में न्यायालय के विखंडित करता है तो न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है, ये भी जान लीजिए। अगर न्यायालय विखंडित करता है तो वो क्षतिपूर्ति मतलब वो आपको राशि देने का हकदार भी न्यायालय द्वारा दिया जाता है, ये वो दे सकता है। अवयस्क के अपवाद देखिए, अपवाद भी इसमें कुछ चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ें सही होती है, कुछ उसमें ना उसमें गलतियाँ होती है। अंदर देखिए एक इंसान है, एक आप लोग हैं, तो कुछ आपके अंदर बुराई भी होगी, कुछ अच्छाई भी होगा। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह अच्छा ही हैं, आप पूरी तरह बुरा ही हैं, दोनों चीज़ होती है। कपटपूर्ण मिथ्या जो व्यपन देशन व उसका प्रभाव तथा पुनर्स्थापन का सम्यक सिद्धांत, ये कहा गया है। जो विबंध का सिद्धांत देखिए आपका, ये कहा गया यथोलिखित पालन, इसके बाद कहा गया, इसके बाद अनुसमर्थन आवश्यकताएं, ये चीज़ें आप लोग को। कपटपूर्वक मिथ्या व्यथवन का प्रभाव क्या होता है देखिए, अवयस्क की संविदा पूर्णतः शून्य होती है। इसके अंतर्गत पक्षकारों पर कोई संविदात्मक दायित्व नहीं होता, ये जान लीजिए। कोई तो पूरी तरह एकदम छूट होती है, वो पूरी तरह शून्य नहीं होती है तो क्या चीज़ कहना है। केस ला देखिए, मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष, नंबर 2 है जगन्नाथ बनाम लालता प्रसाद, ये केस आप लोग देख लीजिए। पुनर्स्थापन का सम्यक सिद्धांत दूसरा पॉइंट है। ये जो है कपटी अवयस्क के पास है जो संपत्ति वस्तु है जिसे उसने धोखे से प्राप्त कर लिया हो। जैसे आप कपट के प्रति, इसका नाम से आप लोग समझ लीजिए, आप लोग किसी अपने दोस्त को धोखा दे करके या कोई संविदा, जैसे आप लोग दोनों लोग जान रहे हैं कि आज हमें ये चीज़, आज यहाँ जा कर के इस पैसे को लेना है, 10,000 लेना है, और 10,000 लेने के लिए आप लोग 2 लोग साझेदारी है और अपने दोस्त को धोखा दे करके बिना बताए आप जा करके अकेले उस चीज़ को ले लिए, तो आप लोग गलत हैं। यहाँ देखिए कहा गया, क्या उसने उस संपत्ति का वस्तु के हस्तांतरित करने धन में परिवर्तित कर लिया है। इसमें केस देख लीजिए। स्टाक्स बनाम जो है विल्सन, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा तब भी नंबर मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। विबंध का सिद्धांत देख लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एथोपिल। देखिए, यदि अवयस्क अपने को वयस्क बताते हुए संविदा के अंतर्गत कुछ धन या वस्तु प्राप्त करता है तथा बाद में अपनी आवश्यकता का तर्क देकर संविदा को सामान्य कराना चाहता है तो भारतीय संविदा साक्ष्य अधिनियम जो है धारा 115 के अंतर्गत ऐसा करने से रोका जा सकता है, जान लीजिए। 115 लगा सकते हैं आप लोग, जो जबरदस्ती कर रहा है तो। केसला दे शादी कली बनाम जय किशोरी। अनुसमर्थन देखिए, यह अंतिम रूप से निश्चित हो गया है कि अवयस्क की संविदा आरंभतः शून्य होती है तो ऐसी संविदाओं को पुनर्समर्थन का प्रश्न ही नहीं होता मेरे भाई। जब शून्य होती है तो उसमें क्या प्रश्न यार, जब कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो आंसर कहाँ से देगा कोई इंसान, ऐसा समझ लीजिए। केसला इंद्रन स्वामी बनाम जो है अन्य थम्बा चोहियार, बहुत हार्ड केस है। देखिए, यथोलिखित पालन, आवश्यकता की शून्य होने की फलस्वरूप यथोलिखित रूप से पालित नहीं कराई जा सकती। संरक्षक अधिकार के बिना अवयस्क व उसकी संपत्ति को किसी अनुबंध के अंतर्गत बाध नहीं किया जा सकता मेरे भाई। देखिए, जब पूरे से पहले से शून्य है तो क्या उसमें बाध करेंगे, क्या कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब शून्य ही है। मीर सरवर्जन बनाम जो है फरुखुद्दीन मोहम्मद, ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक था मेरे भाई, आप लोग को समझ में आया होगा मेरे भाई। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग को हर चीज़ प्रोवाइड होगी मेरे भाई। जो भी मैं आपको वादा किया हूँ मैं आपको निभाऊंगा मेरे भाई।
थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अच्छे से पढ़िए, मौज से पढ़िए, एंजॉय से पढ़िए। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आपके साथ सूरज सर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे एक समस्याओं का हल सूरज सर। थैंक यू।